हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल इंटेलिजेंस। तो हमारे चैनल मेडिकल इंटेलिजेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आपको जो हमारे टॉपिक बताने वाले हैं, जो कि हमारे MSN एवं जो हमारे फंडामेंटल जो होता है उसके अंदर जो है कि ये जो टॉपिक्स आते हैं ये आते हैं खासकर नर्सिंग के अंदर। तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा प्री ऑपरेटिव जो फेस होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इंट्रा ऑपरेटिव क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और फिर जो होता है हमारा पोस्ट ऑपरेटिव उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है केयर ऑफ सर्जिकल पेशेंट। तो जो पेशेंट जो होता है उसकी सर्जिकल केयर कैसे करते हैं, तो इसके अंदर सबसे पहले प्री ऑपरेटिव होता है। तो प्री ऑपरेटिव यहाँ पर दे रखा है, जिसकी डेफिनेशन दे रखी है, प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर विच इज़ प्रोवाइडेड टू ए पेशेंट बिफोर द सर्जरी। तो प्री ऑपरेटिव क्या होता है कि ये सर्जरी से पहले जो केयर की जाती है पेशेंट की, वो जो होती है प्री ऑपरेटिव के अंदर आती है। तो यहाँ पर दे रखा है प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर विच इज़ प्रोवाइडेड टू ए पेशेंट बिफोर द सर्जरी। तो पेशेंट को सर्जरी से पहले जो केयर प्रोवाइड की जाती है उसे प्री ऑपरेटिव केयर कहा जाता है। फिर सेकेंड इसके यहाँ पर दे रखे पर्पस। तो क्या क्या पर्पस हो सकते हैं, तो यहाँ पर टू असिस्ट एंड फुलफिल फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल नीड टू ऑफ द पेशेंट। तो यहाँ पर असिस्ट की गई है पेशेंट की फिजिकल और साइकोलॉजिकल कंडीशन पेशेंट की, क्या क्या उसको नीड होती है। फिर सेकेंड यहाँ पर पॉइंट है टू असिस्ट एंड करेक्ट फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ऑफ द पेशेंट। तो यहाँ पर असिस्ट किया गया है कि पेशेंट को कौन कौन से साइकोलॉजिकल और फिजिकलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है पेशेंट को, वो यहाँ पर असिस्ट किया गया है। थर्ड पॉइंट में पर्पस है यहाँ पर टू प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन टू द पेशेंट। तो यहाँ थर्ड पॉइंट में जो है कि पेशेंट को एजुकेशन जो हेल्थ प्रोवाइड की गई है। फोर्थ पॉइंट में टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द पेशेंट। तो यहाँ पर जो फोर्थ नंबर में जो होती है जो पेशेंट को यहाँ पर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। 5 पॉइंट में यहाँ पर है टू प्रोवाइड नॉलेज फॉर द पेशेंट। तो नॉलेज प्रोवाइड किया गया है पेशेंट को यहाँ पर हेल्थ से रिलेटेड। फिर यहाँ पर प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो प्री ऑपरेटिव जो होता है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। तो यहाँ पर दे रखा है प्री ऑपरेटिव असेसमेंट। पहला इसके अंदर आता है प्री ऑपरेटिव असेसमेंट, फिर सेकंड आता है प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। फिर प्री ऑपरेटिव असेसमेंट जिसकी डिटेल हम पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, असेसमेंट ऑफ द वाइटल साइन। तो सबसे पहले जो पेशेंट का वाइटल साइन असेसमेंट करते हैं। फिर सेकंड स्टेप है असेसमेंट ऑफ वेट, हाइट एंड बॉडी बिल्ड ऑफ द पेशेंट। तो यहाँ पर पेशेंट की जो हाइट और बॉडी कैसे बिल्ड है, उसका वेट और सभी कुछ यहाँ पर उसका मेज़र असेसमेंट करेंगे। फिर यहाँ पर थर्ड पॉइंट है हिस्ट्री टेकिंग, प्रेजेंट इलनेस, चीफ कंप्लेंट, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री एंड सर्जिकल हिस्ट्री एंड पर्सनल हिस्ट्री। और यहाँ पर देख सकते हो थर्ड पॉइंट में हमने उसकी पूरी हिस्ट्री कलेक्ट की है, उसकी पास्ट, प्रेजेंट, मेडिकल और सर्जिकल सारी यहाँ पर हिस्ट्री हमने उसकी कलेक्ट की है, पूरा डाटा हमने यहाँ पर कलेक्ट किया है। फिर फोर्थ पॉइंट में हम देखते हैं असेसमेंट न्यूट्रिशनल लेवल। तो यहाँ पर असेसमेंट करते हैं हम कि जो पेशेंट जो होता है उसका न्यूट्रिशनल लेवल नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल है, उसको यहाँ पर असेसमेंट करते हैं। फिर 5th पॉइंट में हमारा है असेसमेंट फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट। तो 5 जो हमारा पॉइंट होता है इसके अंदर हम जो पेशेंट की क्या क्या इलेक्ट्रोलाइट्स होती है, क्या क्या उसके अंदर जो है कि इम्बेलेंस है, तो उसको यहाँ पर हम जो है कि असेसमेंट करते हैं। फिर असेसमेंट ऑफ द फंक्शनल स्टेटस, रिस्पिरेटरी लेवल, कार्डियोवास्कुलर, न्यूरोलॉजिकल, इम्यून सिस्टम या इम्यून स्टेटस। तो यहाँ पर 5 पॉइंट में हम जो असेसमेंट करेंगे, यानी कि जो हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो प्रॉपरली फंक्शनिंग कर रहे हैं या फिर प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, उसको यहाँ पर असेसमेंट हम करेंगे। फिर हमारा यहाँ पर 7वां पॉइंट है प्री ऑपरेटिव इन्वेस्टिगेशन। प्री ऑपरेटिव इन्वेस्टिगेशन जिसके अंदर आते हैं ब्लड एग्जामिनेशन। ब्लड एग्जामिनेशन के अंदर जो ब्लड के एग्जामिनेशन होते हैं, CBC, WBC और जो BC, CTC, एक्सरे, USG, ECG सभी कुछ इसके अंदर आ जाते हैं, तो उनका भी हम असेसमेंट करेंगे। फिर हमारा जो सेकंड पॉइंट आता है प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। तो प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर क्या क्या होती है वो यहाँ पर दी गई है। टू प्रोवाइड है साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द पेशेंट। तो पेशेंट को सबसे पहले है कि साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। फिर सेकेंड पॉइंट जो होता है टू ऑब्टेन रिटन कंसल्ट। फिर सेकेंड में जो कि पेशेंट के रिटन कंसल्ट लेते हैं। फिर थर्ड पॉइंट है स्किन प्रिपरेशन, न्यूट्रिशनल चेंजेस। तो फिर स्किन उसकी प्रिपरेशन करेंगे, न्यूट्रिशनल चेंजेस देखेंगे उसके अंदर। फिर फोर्थ पॉइंट है यहाँ पर टू रिमूव ज्वेलरीज एंड नेल पॉलिश प्रिपरेटिव टेक्निक। तो यहाँ पर जो पेशेंट के जो एंडामेंट्स होते हैं, यानी कि जो उसने ज्वेलरी पहन रखी है, उनको यहाँ पर रिमूव करेंगे और जो नेल पॉलिश है उसको भी यहाँ पर रिमूव करेंगे।
फिर केयर गिवन टू द पेशेंट ऑन द डे ऑफ सर्जरी। तो 5 पॉइंट में यहाँ पर जो जिस दिन पेशेंट की सर्जरी हो रही है उस दिन पेशेंट को यहाँ पर ये है कि उसको प्रिपेयर करेंगे। सेंडिंग द पेशेंट टू द ओटी, फिर पेशेंट को सेंड कर देंगे ओटी में, उसको भेज देंगे ओटी में। तो जैसे हम पेशेंट को यहाँ पर ओटी में भेजेंगे तो यहाँ पर जो हमारी प्री ऑपरेटिव जो केयर होती है, प्री ऑपरेटिव जो फेज़ होता है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद जो हमारा सेकंड जो आता है वह आता है इंट्रा ऑपरेटिव केयर। तो यहाँ पर हमारी जो सेकंड पॉइंट है इंट्रा ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। फिर इसकी यहाँ पर डेफिनेशन दे रही है कि क्या होता है ये इंट्रा ऑपरेटिव केयर। तो इंट्रा ऑपरेटिव पीरियड इज द स्टाफ व्हेन इज द पेशेंट इज ट्रांसफर टू द ओटी एंड इज व्हेन द पेशेंट इज शिफ्टेड टू द रिकवरी रूम आफ्टर सर्जरी फ्रॉम द रिकवरी फ्रॉम एनेस्थेसिया। तो यहाँ पर इसके अंदर सिंपल सी डेफिनेशन दे रखी है कि जो इंट्रा ऑपरेटिव में जो क्या होता है कि पेशेंट जो होता है उसको ओटी के अंदर शिफ्ट कर देते हैं। वहीं से जब ओटी के अंदर शिफ्ट करने से जब पेशेंट शिफ्ट होता है वहाँ से इंट्रा ऑपरेटिव जो नर्सिंग केयर वो स्टार्ट होती है, जब तक कि उसकी सर्जरी ना हो जाए और वापस से वह रिकवरी रूम में नहीं जा सके उसके बाद से जो इंट्रा ऑपरेटिव जो केयर होती है वो चलती है। फिर यहाँ पर देख सकते हो पर्पस इंट्रा ऑपरेटिव केयर इज़ मेंटेन पेशेंट सेफ्टी एंड कंफर्ट ड्यूरिंग सर्जरी। तो इसके पर्पस क्या है कि यहाँ पर सेफ्टी एंड कंफर्ट ड्यूरिंग सर्जरी, यानी सर्जरी के दौरान उसकी कंफर्ट और सेफ्टी को ध्यान में रखा जाता है। फिर कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंट्रा ऑपरेटिव, कौन से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं पेशेंट इंट्रा ऑपरेटिव के अंदर। टू रिसीव द आइडेंटिफाई ऑफ द पेशेंट, तो रिसीव करते हैं पेशेंट को, उसका आइडेंटिफाई करते हैं पेशेंट का डाटा। टू चेक द पेशेंट ऑफ फाइल, तो यहाँ पर पेशेंट की फाइल चेक करते हैं ताकि पेशेंट राइट पेशेंट है और राइट पेशेंट है। टू गेट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्री ऑपरेटिव असेसमेंट, तो उसकी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उसकी जो है कि प्री ऑपरेटिव असेसमेंट किया जाएगा। फिर फोर्थ पॉइंट है टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, फिर पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। फिर फिफ्थ पॉइंट है टू प्रोवाइड एप्रोप्रिएट पोजीशन टू द पेशेंट टू द ऑपरेशन टेबल, तो पेशेंट को यहाँ पर जो है कि पोजीशन प्रोवाइड की जाएगी उसको, और फिर ऑपरेशन की जो टेबल होती है उस पर उसको लेटा दिया जाएगा। इसके बाद जो हमारा 6 पॉइंट है टू कलेक्ट ऑल द एसेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लिनन ड्रग etc, तो आल जो ड्रग्स और जो इंस्ट्रूमेंट है उनको कलेक्ट किया जाएगा। टू असिस्ट द एनेस्थेसिया गिवन एनेस्थेसिया, तो फिर यहाँ पर एनेस्थेसिया दिया जाएगा पेशेंट को। टू असिस्ट द सर्जन ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर, तो सर्जन जो होता है वो सर्जिकल प्रोसेस स्टार्ट करेगा। फिर 9th पॉइंट में हमारे टू इंश्योर दैट इज स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक, तो फिर यहाँ पर जो 9th पॉइंट में एसेप्टिक टेक्निक का यूज़ किया जाएगा। फिर जो 10th पॉइंट है हमारा टू ट्रांसफ़र टू द पेशेंट टू द कोस्ट एनेस्थेसिया, फिर पेशेंट को यहाँ पर जो है कि ट्रांसफ़र किया जाएगा एनेस्थेसिया। फिर हमारा जो थर्ड जो हमारा है जो फेस आता है पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर, तो जब पेशेंट जो है कि रिकवरी रूम में जब शिफ्ट हो जाता है उसके बाद से ही जो पोस्ट ऑपरेटिव जो केयर होती है वो स्टार्ट हो जाती है। तो इसकी यहाँ पर डेफिनेशन देखिए रही है कि रिफर्स टू द पीरियड ऑफ फॉलोइंग ए सर्जिकल प्रोसीजर स्टार्ट इज right after the surgery in complicated and continuous unit is the patient has a fully recovered from the effect of the surgery। पेशेंट जैसे ही सर्जरी के बाद कंप्लीट होने के बाद रिकवरी रूम में जाएगा वहीं से जो इसका जो फेस होता है पोस्ट ऑपरेटिव वो स्टार्ट हो जाता है, जब तक कि पेशेंट सेकेंड बार जो डॉक्टर को दिखाने नहीं आएगा या फिर सेकेंड बार जो है कि मेडिकेशन सेकेंड बार जब बताने आएगा तब तक जो है कि पोस्ट ऑपरेटिव जो चलता रहेगा। तो पेशेंट आर इज टाइपिकली मॉनिटरिंग क्लोजली फॉर द एनी कॉम्प्लिकेशंस, जब तक उसकी कॉम्प्लिकेशन रहेगी तब तक उस पोस्ट ऑपरेटिव केयर चलती रहेगी। रिलेटिंग टू ऑक्यूरिंग इन ओवर बिलोंग द पीरियड इज फॉलोइंग ए सर्जिकल ऑपरेशन पोस्ट ऑपरेटिव केयर। फिर यहाँ पर इसके पर्पस दे रखे हैं पोस्ट ऑपरेटिव के, तो पोस्ट ऑपरेटिव के क्या क्या पर्पस होते हैं। टू इनेबल सक्सेसफुल एंड फास्टर रिकवरी ऑफ द पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिवली, तो पेशेंट को उसको सक्सेसफुली फास्ट रिकवर किया जाएगा, रिकवरी हो जाएगी। फिर सेकंड पॉइंट है टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ हॉस्पिटल स्टे ऑफ द पेशेंट, तो यहाँ पर जो पेशेंट की रिड्यूस की जाएगी लेंथ ऑफ हॉस्पिटल, यानी कि पेशेंट हॉस्पिटल से लीव हो जाएगा, उसके घर चला जाएगा। फिर टू रिड्यूस क्वालिटी एंड केयर सर्विस कॉम्प्लिकेशन,
तो उसकी जो क्वालिटीज़ है उसको यहाँ पर ये कि रिड्यूस किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आती है हमारे पोस्ट ऑपरेटिव जो होता है, इसके अंदर कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन यानी कि कौन कौन सी जो है कि प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। तो उसकी यहाँ पर दे गए हैं रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन। तो रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन जी यहाँ पर दे रखी है, जिसके अंदर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है सच एज निमोनिया, ब्रोंकाइटिस etc। पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, एम्फेसीमिया हो सकता है। फिर सेकंड यहाँ पर कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन होती है, जिसके अंदर कार्डियोवास्कुलर के अंदर हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, थर्म्बोफ्लेलेटाइटिस, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, कार्डियोलॉजिक शॉक, कार्डियक अरेस्ट, तो ये कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर देखने को मिलती है। फिर वुंड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, तो वुंड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन के अंदर जो आता है हिमोरेज आता है। हिमोरेज यानी कि मुँह से ब्लीडिंग होना, जिसके अंदर हिमोरेज जो है कि टर्मिनोलॉजी होती है। फिर सेकंड यहाँ पर देखा इन्फेक्शन आ सकता है, इसके अंदर एब्सेंस ऑफ फॉर्मेशन आ सकता है, यहाँ पर सेल्यूलाइटिस आ सकता है, इसके अंदर डिसिसेंस आ सकता है, इसके अंदर इविस्क्रेशन आ सकता है इसके अंदर। फिर फोर्थ जो कॉम्प्लिकेशन है यहाँ पर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। तो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकती है, जिसके अंदर डिहाइड्रेशन हो सकता है, ओवरहाइड्रेशन हो सकता है, सोडियम और पोटेशियम इम्बैलेंस हो सकता है, रेस्पिरेटरी एक्सीडोसिस, एल्कोसिस हो सकता है। बहुत सारे यहाँ पर इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है। फिर 5th नंबर जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कॉम्प्लिकेशन होती है, इसके अंदर नोजिया एंड वोमिटिंग हो सकती है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकता है, पैरालिटिक इलिसिस हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो बहुत सारे यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन इसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो पोस्ट ऑपरेटिव के अंदर आपने बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन देखी है। अभी आगे और देखते हैं हम। तो आगे हम यहाँ पर देखते हैं 6 नंबर की कॉम्प्लिकेशन है हमारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग यहाँ पर देख सकते हो एंजाइटी हो सकती है पेशेंट को बहुत ही। वो अगर टेंशन लेगा तो उसको बहुत सारी एंजाइटी होगी, बहुत ही चिड़चिड़ापन करेगा, वो बहुत सारी यहाँ पर एंजाइटी हो सकती है। फिर इंसोम्निया हो सकता है, इंसोम्निया यानी कि उसको बहुत ही नींद नहीं आना, ऐसे हो सकता है उसको। फिर यूरिनरी प्रॉब्लम यहाँ पर देख सकते हो 7 पॉइंट में यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है, इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, यूटीआई भी जिसे कहा जाता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है। फिर स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती है, इसके अंदर ड्राइनेस, बेड सोर्स। तो इससे यहाँ पर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन जो हो जाती है वो पोस्ट ऑपरेटिव के अंदर देखने को मिलती है। फिर यहाँ पर देख सकते हो कि किस प्रकार से इनका प्रिवेंशन किया जा सकता है। तो यहाँ पर प्रिवेंशन कुछ दे रखी है। तो पहला रेस्पिरेटरी यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन दे रखी है, प्रोवाइड कंफर्टेबल एंड इज वेल वेंटिलेटेड इन्वायरमेंट ऑफ द पेशेंट। तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी जो कॉम्प्लिकेशन होती है इसके अंदर पेशेंट को यहाँ पर जो गाइड किया गया है, यानी कि उसको अगर पेशेंट अगर प्रोवाइड किया जाएगा उसको कंफर्टेबली वेंटिलेट के अंदर इन्वायरमेंट के अंदर उसको है कि कंफर्ट दिया जाएगा। फिर यहाँ पर परफॉर्म tracheobronchial suctioning of to remove the secretion from the airway and to the clear it। यहाँ पर सेकंड पॉइंट के अंदर दे रखा है कि जो अगर ट्रेकियल उसके यानी कि ट्रेकिया को उसका सक्शनिंग किया जाएगा तो उसके अंदर जो उसके सेक्रेशन होता है उस सेक्रेशन को क्लियर किया जाएगा, जिससे क्या है कि उसके अच्छे से एयर पास हो सके। तो ऐसे यहाँ पर इसको बहुत सारे यहाँ पर जो है कि मैनेजमेंट दिए गए हैं, यहाँ पर आप नोट डाउन कर सकते हो आप और इसको अच्छे से समझ सकते हो, क्योंकि बहुत ही इजी लैंग्वेज यहाँ पर दे रखी है आपके समझने के हिसाब से। यहाँ बहुत ही इजी लैंग्वेज है। फिर सेकंड कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन भी दे रखी है। तो कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन के अंदर किस प्रकार से हम जो है कि प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो स्वेलिंग एंड एक्सट्रेमेंसी, चेस्ट पेन, डाइजोपेनिया, साइनोसिस, कोलोनेसिस ऑफ स्किन, इन कॉम्प्लिकेशन को हमें ध्यान में रखते हुए प्रिवेंशन करना है। फिर यहाँ पर ऐसे इनके अंदर देख सकते हो। फिर 6 पे यहाँ पर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, क्या क्या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है उनको भी यहाँ पर हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर साइकोलॉजिकल बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। यूरिनरी प्रॉब्लम्स को भी प्रिवेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर इजी लैंग्वेज दे रखी है, आप खुद समझ सकते हो, क्योंकि अगर समझाएंगे तो वीडियो बहुत काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आप खुद समझ सकते हो और नोट्स बना सकते हो, क्योंकि ईजी बहुत लैंग्वेज है। फिर यहाँ 8 नंबर पे दे रखा स्किन प्रॉब्लम से सच एज बेड सोर्स। तो स्किन प्रॉब्लम से अगर पेशेंट ज़्यादा टाइम तक अगर बेड पर रहेगा तो उसको बेड सोर्स होने के काफ़ी चांसेस हैं। तो उसके लिए कौन सी यहाँ पर जो है कि प्रिवेंशन दे रखे, तो उसको पोजीशन चेंज करनी है हर 2 से 4 आवर्स के अंदर। प्रोवाइड एक्स्ट्रा केयर ऑफ प्रेशर पॉइंट, तो जहाँ पर प्रेशर जो होता है, प्रेशर अल्सर्स हो सकते हैं, प्रेशर बेड सोर्स हो सकते हैं, उस एरिया को सही से
जो है कि पॉइंट करना है। तो यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर उसके प्रिवेंशन के पॉइंट दे रखे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो आप कि यहाँ पर जो हमारे नोट्स है वो कंप्लीट हो गए। अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको आगे ऐसे ही नोट्स मिलते रहें और ऐसे ही मेडिकल से रिलेटेड हर नोट्स आपको अवेलेबल हो सके। अगर आपको नोट्स अच्छे लगे प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी अच्छे से स्टडी हो सके ईजी लैंग्वेज में और अच्छे से वो भी पढ़ सकें। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए।